नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छात्र आश्रम पे। तो आज हम आप लोगों को जो है नागरिक शास्त्र का तीसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। तीसरा चैप्टर है आपके पास, उसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। हमने दो चैप्टरों में क्या देखा था कि सत्ता में लोगों को भागीदारी कैसे देंगे अलग अलग लोगों का। फिर दूसरे चैप्टर में हमने देखा था कि अगर भागीदारी दे दिए तो वो लोग काम कैसे करेंगे, संघवाद क्या है, समुदाय के बारे में हम लोग पढ़ा था, पंचायती राज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये दूसरा चैप्टर का था। पहले में भागीदारी दिए थे, दूसरे में हमने कार्य करने का तरीका बताया था कि कैसे कैसे काम होता है, क्षैतिज लेवल पर, ऊर्ध्वाधर लेवल पर, अलग अलग लेवल पे हमने आपको समझाया था। आज आपका तीसरा लेक्चर है कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। प्रतिस्पर्धा को इंग्लिश में कहते हैं कंपटीशन। यहाँ पर भी क्या होते रहता है, लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा होते रहता है, एक दूसरे के बीच में प्रतिस्पर्धा होता है और संघर्ष होते रहता है। तो लोकतंत्र में किस किस तरह के प्रतिस्पर्धा हैं और किस किस तरह से एक दूसरे के बीच में संघर्ष होते रहता है, इन चीज़ों को हम इस चैप्टर में समझेंगे। इसका जो मात्र थ्योरी है आपके पास, वो इतना थ्योरी में आपका ये भी चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है। तो मात्र हम आपको कोशिश यही कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा थ्योरी आप लोगों को ना दे, मात्र एक बोर्ड यानी एक स्लाइड में हम आप लोगों को समराइज करके थ्योरी दे रहे हैं, जितना कि आप याद रख सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर थ्योरी आपको दे दिया जाए तो वो क्या होगा, आप याद नहीं कर पाएंगे और उसको समेट करके रख देंगे, वो इफेक्टिव नहीं होगा आपके एग्जाम के लिए। क्या होगा, वो सही नहीं होगा। आप एग्जाम में ना ही याद कर सकेंगे ना ही रिवाइज कर सकेंगे उसको। तो इसी चीज़ को हम देखते हुए, इसी चीज़ को समझते हुए हमने आप लोगों के लिए इस तरह का समराइज नोट्स, इसमें सारा का सारा जो भी चैप्टर्स का कंटेंट है सब इसमें दिया हुआ है। और सारे के सारे क्वेश्चंस, इससे बड़े क्वेश्चंस आए या छोटे क्वेश्चंस आए, इतना अगर आपको ध्यान में है, समझा हुआ है, रटा हुआ है, तो इतना बात अगर आपके दिमाग में है तो सारे के सारे क्वेश्चंस, आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव आए चाहे सब्जेक्टिव आए। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला टॉपिक है, इस चैप्टर में टोटल देख लेते हैं कितने टॉपिक है, तो 7 टॉपिक है। 7 टॉपिक में आपका ये खत्म हो चुका है, छोटा छोटा करके 7 टॉपिक है और इसमें जो है आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। इसमें हम लोग पहला टॉपिक है आपके पास जन संघर्ष का महत्व। पहली बात तो जन संघर्ष जो होता है, अभी हमने पढ़ा कि संघर्ष, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, तो जन संघर्ष का महत्व क्या है, ये संघर्ष का महत्व क्या है लोकतंत्र के अंदर में, लोकतंत्र में संघर्ष का महत्व क्या है। तो देखिए कि बताया गया है कि लोकतंत्र में जब सरकार जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है तो जनता जनसंघर्ष का रास्ता अपनाती है। यानी जनसंघर्ष का महत्व यही है कि अगर मान लीजिए आपके आगे का सड़क बहुत खराब है और बहुत ही समझाने के बाद भी सरकार उसे नहीं बना रही है, आपने सब लोगों को बताया, पदाधिकारियों को बताया, लेकिन नहीं बना रही है, तो क्या करिएगा, आप जनसंघर्ष करिएगा, विरोध करिएगा, रोड को जाम कर दीजिएगा, सड़क को जाम कर दीजिएगा, अलग अलग तरीके से सरकार का क्या करिएगा, विरोध करिएगा। तो विरोध करने का तरीका क्या है, आपका संघर्ष का रास्ता है। आपने संघर्ष करना चुना कि हम विरोध करेंगे, सड़क को जाम कर देंगे, तब जाकर के सरकार हमारी बातों को सुनेगी और फिर जाकर के हमारा सड़क बनेगा। तो इसी को कहते हैं जनसंघर्ष का महत्व। मतलब अगर जनसंघर्ष का सिस्टम नहीं दिया रहता आप लोगों को, अगर यहाँ पर तानाशाही टाइप सरकार रहती, लोकतंत्र नहीं रहता, तो आप संघर्ष नहीं कर पाते। हो सकता है आप रोड को जाम नहीं कर पाते, अगर आप जाम करते तो सरकार आपके खिलाफ एक्शन लेके मारपीट के जेल में बंद कर देती और आप क्या करते, संघर्ष नहीं कर पाते। तो जैसे जो ही लोकतंत्र है हमारे पास, इसी के कारण जो है आप संघर्ष कर पाते हैं। अगर सरकार तक आपकी बात नहीं जाती है तो आप विरोध के माध्यम से आप अपना काम करवाते हैं। तो यही तो इसका महत्व है, जनसंघर्ष का महत्व यही है कि आप संघर्ष करके अपने बातों को मनवा के अपना काम करवाते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर दिया गया है कि जनसंघर्ष का महत्व क्या है। तो लोकतंत्र में जब सरकार जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है तो लोग क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। अगली बार अगर तब भी नहीं किया तो अगली बार वोट नहीं देते हैं, वोट दे करके बदल देते हैं, वोट नहीं दे करके। तो संघर्ष, जनसंघर्ष जो है हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर सरकार आपके अपेक्षाओं को नहीं पूरा करती है, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस सब चीज़ों को ठीक नहीं करती है, तो आप संघर्ष का अपना करके क्या कर सकते हैं, सरकार को अगली बार वोट न दे करके या संघर्ष के माध्यम से उसे बता करके अपना काम करवा सकते हैं। दूसरा है दबाव समूह। अब संघर्ष के लिए, संघर्ष के ही अंदर में क्या होता है, दबाव समूह होता है। अलग संघर्ष अकेले तो नहीं होता है कि हम अकेले जाकर के कहीं विरोध करेंगे तो कितना देर सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, हम थक के चले आएंगे। तो इसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, समूह बनाना पड़ता है, संगठन बनाना पड़ता है। उस संगठन के अंदर में जैसे छात्र संघ है, संगठन है, छात्र संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ABVP का नाम आपने सुना होगा। इस तरह के बहुत सारे, यूपी में बजरंग दल नाम के संगठन का आपने नाम सुना होगा, हिंदू युवा वाहिनी, बहुत तरह के संगठन है। तो इस तरह के संगठन जो है, किसान यूनियन, किसान का संगठन है,
तो इस तरह के संगठन बना करके हम क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अगर हमारी बातों को नहीं माना जाता है, कोई गलत कानून बना दिया गया, जैसे मान लीजिए किसान वाला कानून था, वो किसानों को अच्छा नहीं लगा, लोगों को गलत लगा, तो उन्होंने अपने किसान यूनियन संगठन के माध्यम से क्या किया, संघर्ष किया, विरोध किया सरकार का। एनएच पर बैठे रहे 2-3 सालों तक और अपने बातों को मनवाया। तो संघर्ष अकेले नहीं होता है, समूह बना करके होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, संगठन बना करके होता है। उसी संगठन को क्या कहते हैं हम लोग, दबाव समूह। वो क्या करती है, दबाव डालती है। ये समूह क्या करती है, सरकार पे दबाव डालती है कि हमारी बात को माना जाए, नहीं तो अगली बार हम आपको वोट नहीं देंगे। तो दबाव समूह का मतलब है कि ऐसे संगठन जो अपनी विशेष हितों के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, जैसे कि किसान यूनियन, छात्र संघ, ये सब का जानकारी हमने आपको दिया कि ऐसे संगठन को कहते हैं जो अपने विशेष हितों के लिए सरकार पर क्या करती है, दबाव डालती है कि आप इस तरह के कानून को वापस लीजिए, या ये सड़क ठीक करवाइए, ये स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक करवाइए, या शिक्षा की व्यवस्था ठीक करवाइए। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या करती है ये दबाव समूह। अलग अलग तरह के दबाव समूह होते हैं। किसान की समस्याओं के लिए किसान है, छात्र की समस्याओं के लिए छात्र है, मजदूर के लिए मजदूर संगठन है, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं। तो अलग अलग समस्याओं को लिए लोग अलग अलग संगठन बना के किसान का, सरकार का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो वही संगठन क्या कहलाता है, दबाव समूह। ये सत्ता में भाग नहीं लेते हैं, ये किसी पद पर नहीं होते हैं, ये संगठन के लोग किसी पद पर नहीं होते हैं, आम लोगों का ये संगठन होता है। तो आप समझ चुके होंगे जनसंघर्ष में दबाव समूह का क्या है। आपसे पूछा जाए कि दबाव समूह क्या होता है तो आप बता सकते हैं, ये ऐसा समूह जो अपने हितों के लिए सरकार पर क्या करती है, दबाव डालती है, उसे हम दबाव समूह कहते हैं। अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालती है, जैसे किसान यूनियन है, छात्र संघ है, मजदूर संघ है। इस तरह के 2-4 संघ का नाम लिख दीजिए आप, आपका आंसर क्लियर है। तो इससे आप बड़े या छोटे दोनों तरह के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। और ये बहुत ही इफेक्टिव नोट्स है। इतना नोट्स, ये मतलब नोट्स का मतलब ये है, आप लोग क्या करते हैं, नोट्स के चक्कर में पूरे किताब ही बना लेते हैं। नोट्स का मतलब है कि इतना छोटा नोट्स होना चाहिए जैसे कि आप रिवाइज कर सकें उसको और उसको याद रख सकें। आप क्या करते हैं, नोट्स बनाने के चक्कर में एक दूसरा किताब तैयार कर लेते हैं, और इतना मोटा किताब तैयार कर लेते हैं जो ना रिवीजन के लायक रहता है और ना याद करने के लायक रहता है। तो नोट्स का मतलब है कि छोटा हो, समराइज हो, इफेक्टिव हो, जिसको हम एग्जाम के टाइम में 2 से 3 घंटा में पूरे चैप्टर या पूरे सब्जेक्ट का क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें। नहीं तो आप इतना मोटा बनाइएगा, एग्जाम के दिन में आप एक चैप्टर पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा, सो जाइएगा, और अगर रिवीजन नहीं होगा तो अगला दिन आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। तो इसी के कारण अगर इस तरह का नोट्स आपके पास रहेगा, ये नोट्स है, आप क्या करते हैं, एक दूसरी किताब तैयार कर लेते हैं अपने लिए। तो इसको लिखिए, अगर आपके पास अभी समय है, अभी तो महीना भर समय है, तो आपके पास रोज़ इस तरह के वीडियो आते जा रहे हैं, तो लिखते चलिए इसको। तो दबाव समूह के बारे में आप समझ गए। अब दबाव समूह क्या करती है, तो आंदोलन करती है। तो नीचे आंदोलन दिया गया है कि आंदोलन किसे कहते हैं। तो जब लोग सामूहिक रूप से किसी खास नीति के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आंदोलन कहते हैं। अभी हाल में आपने किसान आंदोलन को देखा होगा। इसके बाद इससे पहले भी इसमें एग्जाम्पल में दिया गया है सूचना का अधिकार आंदोलन, ये राजस्थान में हुआ था। यहाँ पे हम पढ़ेंगे भी, अगला टॉपिक है आपका सूचना का अधिकार आंदोलन, यहाँ पर लिखा गया है उसके बारे में। तो आप पढ़िएगा कि राजस्थान में ये सूचना का अधिकार आंदोलन हुआ था। तो जब लोग क्या करते हैं, सामूहिक रूप से किसी खास नीति के विरुद्ध क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं या आवाज़ उठाते हैं, तो उसको आंदोलन कहते हैं। किसी खास नीति यानी नियम के विपरीत क्या करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम आंदोलन कहते हैं। तो याद हो चुका होगा आंदोलन के बारे में आपको। तो जब लोग सामूहिक रूप से किसी खास नीति का, सामूहिक रूप से, अकेले में नहीं सकते, आपका सरकार नहीं सुनेगा, आप थक जाइएगा या आपको पकड़ के बाहर कर दिया जाएगा। तो सामूहिक रूप से किसी खास नीति का खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, आंदोलन। जैसे एग्जाम्पल में है सूचना का अधिकार आंदोलन। इसी तरह का एक आंदोलन हमारे बिहार में भी हुआ था, छात्रों का आंदोलन हुआ था। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, इसमें बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ था। और इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपका यही आंदोलन है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जनसंघर्ष क्या है, क्योंकि चैप्टर में नाम ही था कि लोकतंत्र, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो संघर्ष को पहले हमने समझा, उसमें दबाव समूह आया, दबाव समूह के माध्यम से संघर्ष करते हैं हम लोग, और उसमें आंदोलन के बारे में आया। और आंदोलन के अंदर में ही हमारा एक टॉपिक आया बिहार का छात्र आंदोलन। ये आंदोलन से ही रिलेटेड है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये बिहार में खास करके हुआ था, इसलिए बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये हुआ कब था, तो 1974 ईस्वी में हुआ था, 1974 में ये आंदोलन हुआ था। कारण क्या था, ये देखिए यहाँ पे कितने शॉर्ट्स में लिखा गया है। इसको आपको लिखने के लिए क्या किया जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर अगर लिख दिया जाए तो याद ही नहीं होगा। हमने एकदम शॉर्ट्स में लिखा कि कारण क्या था। तो कारण थी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और खाद्यान्न की कमी। बेरोजगारी था, उस टाइम में नौकरियां नहीं थी लोगों के पास। भ्रष्टाचार था, कोई काम करवाने के लिए बहुत पैसे लगते थे लोगों के। इसके बाद और खाद्यान्न की कमी थी, खाने पीने के लिए भी समस्याएं थी, बाजार में सामान्य महंगा था, बेरोजगारी थी। इसके बाद जो है महंगाई था, खाद्यान्न की कमी थी।
इस टाइम में 71 में, जैसे ये 74 में हुआ था, बिहार का छात्र आंदोलन 1974 में हुआ, तो 71 ईस्वी में जो है इंदिरा गांधी की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, जिसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने 2-3 साल तक, 71 में वो प्रधानमंत्री बन गई, 2-3 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया, ना ही वैकेंसी दी तो बेरोजगारी बढ़ गया, ना ही महंगाई पे कंट्रोल किया, ना ही भ्रष्टाचार पे कंट्रोल किया, ये खाद्यान्न की कमी भी बनी रही। तो इसके कारण लोगों में आक्रोश बढ़ गया, लोगों में आक्रोश बढ़ गया। जैसे कि खाद्यान्न की कमी है तो बूढ़े बूढ़े लोग अपना आधा पेट खा करके आराम से गुजार लेते, वो लोग आंदोलन के मतलब कि आंदोलन करना नहीं चाहते थे। लेकिन जब बेरोजगारी का सिचुएशन हुआ, भ्रष्टाचार और खाद्यान्न, तो बेरोजगारी में क्या हो गया, लोगों में आक्रोश फूट गया। तो बेरोजगारी का तो संबंध किससे होता है, युवाओं से, और युवा क्या होते हैं, गर्म खून के होते। तो उन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। अगर किसान को कोई समस्या हुआ तो बहुत बिरले ही क्या करते हैं, आंदोलन करने के लिए जाते हैं, लेकिन छात्र तो उग्र स्वभाव के होते हैं, तो उन्होंने आंदोलन कर दिया। बिहार में छात्र क्या कर दिया, छात्र को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और उन्होंने आंदोलन कर दिया, तो वही बिहार का छात्र आंदोलन कहलाता है। कारण क्या था, तो पहला कारण था बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और खाद्यान्न की कमी। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में छात्र आंदोलन के कारण क्या थे, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप बताइएगा कि बिहार में छात्र आंदोलन के कारण निम्न थे, या बिहार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिहार में नहीं, अलग अलग तरह के भारत में, पूरे भारत लेवल पर था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या खाद्यान्न की कमी, इन सब कारणों से क्या होता था, वहाँ पर आंदोलन हुआ करते थे। तो इसके बाद इसके नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। जयप्रकाश नारायण एक बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, जो 1947 से पहले भी वो क्या करते थे, आज़ादी से पहले भी क्या क्या करते थे, आंदोलन किया करते थे। तो इस चीज़ के बारे में, जयप्रकाश नारायण के बारे में आपने 1947 से पहले उन्होंने आज़ाद दस्ता का क्या किया था, गठन किया था। तो जयप्रकाश नारायण वो बिहार से ही थे, तो उन्होंने इसका क्या किया, नेतृत्व किया, इस आंदोलन का नेतृत्व किया, और उन्होंने संपूर्ण क्रांति की क्या दी, नारा दी। उन्होंने क्या दिया, तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। तो यहाँ पे हम आप लोगों को समझा रहे थे, जो बिहार का छात्र आंदोलन वो कैसे हुआ था, बिहार में आंदोलन के संबंध में, बिहार में एक आंदोलन हुआ था, छात्र आंदोलन, उसी के बारे में हम आपको समझा रहे थे कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और खाद्यान्न की कमी के कारण क्या हुआ, यह आंदोलन हुआ। तो इसका नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इसमें जो है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। जयप्रकाश नारायण को शॉर्ट में जेपी भी कहा जाता है, शॉर्ट में, जैसे कि आपके नाम का, जैसे कि आपका नाम है मोहन कुमार तो एमके हो जाएगा ना, उसी तरह से जेपी यहाँ पर उसको शॉर्ट में कहा जाता था उनको। तो जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार को क्या कर दिया, बदलने का आह्वान किया। ये जो सरकार है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री है, या इंदिरा गांधी की जो सरकार है, ये निकम्मी सरकार है, ये कुछ कर नहीं रही है, छात्रों को रोजगार नहीं दे रही है, तो इसको हटाओ, इसको हटा करके कोई जनता की सरकार लाओ, अच्छी सरकार लाओ जो जनता के लिए सुने। तो इसका परिणाम क्या हुआ, 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया और 1977 में चुनाव में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी की बनी। यहाँ पर इसका परिणाम ये हुआ कि 1975 में ये आंदोलन शुरू हुआ, 75 में बहुत उग्र रूप ले लिया, बहुत बड़ा रूप ले लिया, ये अलग अलग देश के अलग अलग कोने में होना स्टार्ट हो गया। तो इंदिरा गांधी ने घबरा करके क्या कर दिया, आपातकाल लगा दिया। आपातकाल के बारे में सुनते हैं अभी, आपातकाल दिवस के बारे में भी बनाया गया था, काला कानून दिवस, संविधान हत्या दिवस, इस तरह से नाम दिया गया है, 25 जून को मनाया जा रहा है। तो उसने क्या कर दिया, तो आपातकाल 1975 ईस्वी में लगा दिया अपने आंदोलन को देखते हुए, और सारे नेताओं को जेल में डालने का इस तरह का कारण बना दिया कि सबको पकड़ के जेल में डाल दो। तो उसका परिणाम क्या हुआ, फिर 1977 में चुनाव हुआ। अगला चुनाव जो आया उसमें इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस को लोगों ने हरा दिया, और हरा करके एक देश की गैर कांग्रेसी सरकार, ये पहली बार ऐसा था कि कोई गैर कांग्रेस, से पहले कांग्रेस ही जीतते आया था, कांग्रेस पार्टी बार बार लगातार जीतते आ रही थी। पहली बार 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जो जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनी। तो ये बिहार का छात्र आंदोलन था। तो छात्र ने ही क्यों आंदोलन किया, तो हमने आपको बताया कि छात्र के जो होते हैं खून गर्म होते हैं, जो नौजवान होते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो इसलिए बिहार में ये छात्र आंदोलन हुआ था। अगला है बिहार प्रमुख जन संघर्ष और आंदोलन। अब इस तरह के कुछ और जनसंघर्ष हुए हैं देश में, छोटे छोटे जनसंघर्ष हुए हैं, उसको हम यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं। 4-5 जनसंघर्ष यहाँ पर दिया गया है, चिपको आंदोलन, दलित पैंथर्स, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना का अधिकार आंदोलन, पीछे भी हमने पढ़ा, ताड़ी विरोधी आंदोलन, इस तरह के आंदोलन, अलग अलग तरह के जनसंघर्ष हमारे देश में हुए हैं, आंदोलन हुए हैं। तो चिपको आंदोलन क्या था, जो 1970 के दशक में हुआ। इसमें क्या हुआ, तो उत्तराखंड राज्य जो अभी है, पहले यूपी के अंदर में था,
उत्तराखंड राज्य में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में पेड़ों को बचाने के लिए ये किया गया। क्या करते थे पहले पहले मतलब कि ये इसमें क्या हो रहा था, तो उत्तराखंड में बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे थे लोगों के द्वारा, वहाँ के व्यापारियों के द्वारा बहुत सारे पेड़ काट काट करके उसके लकड़ियों का उपयोग किया जा रहा था। तो सारे जंगल खाली हो रहे थे, तो इसको बचाने के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या किया, उसका विरोध किया। तो वो तब भी नहीं मान रहे थे कि हम काटेंगे, वो नहीं मान रहे थे। तो लोगों ने क्या किया, सब लोगों ने 2-3 गांव के लोगों ने मिल करके जहाँ जहाँ पेड़ कटाई चल रहा था वहाँ पर जाकर के जिस पेड़ को काटने वाले थे उसको पकड़ पकड़ के चिपक के खड़े हो गए कि पेड़ काटना है तो पहले हमें काटो, फिर जा करके इस पेड़ को काटो। तो इस तरह से लोग नहीं, उस तरह से क्या हुआ, तो वो पेड़ काटना बंद कर दिया, क्योंकि आदमी को कैसे काटेगा, तो आदमी वहाँ पे चिपक के बैठा हुआ है, चिपक के पकड़े हुआ है, तो वो काटना बंद कर दिया। और इस तरह से आंदोलन क्या हो गया, सब लोगों ने, ये बहुत बड़े पैमाने पे हो गया, तो लोगों ने वहाँ पर जंगल में व्यापारियों ने पेड़ काटना बंद कर दिया और ये आंदोलन सफल रहा। तो इसीलिए इसको चिपको यानी चिपको आंदोलन नाम दे दिया गया। उत्तराखंड में ये हुआ था, 1970 के दशक में हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था या चिपको आंदोलन क्या था, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। इसी तरह से दलित पैंथर्स जो 1972 ईस्वी में हुआ था, इसमें दलित युवाओं के द्वारा, जो शिक्षित दलित युवा थे उनके द्वारा ये आंदोलन किया गया। वो किसके खिलाफ किया गया, तो जातिगत भेदभाव जो हो रहा था अलग अलग तरह के, इन सब के खिलाफ जो है आप लोग ये दलित पैंथर्स यानी दलित युवाओं ने क्या किया, आंदोलन किया, विरोध किया। महाराष्ट्र में दलित युवाओं द्वारा जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ चलाया गया यह आंदोलन था। महाराष्ट्र में ये चला था, जो महाराष्ट्र मुंबई उसकी राजधानी है, वहाँ पे हुआ था ये। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर के नेतृत्व में बांध निर्माण के कारण विस्थापित लोगों के हक के लिए यह आंदोलन किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मतलब क्या है, नर्मदा एक नदी है, जैसे गंगा नदी है उसी तरह से नर्मदा नदी है, और उस नर्मदा नदी पर क्या किया जा रहा था, तो बांध बना करके क्या किया जा रहा था, बांध बना करके बिजली बनती है, बहुत सारे काम होते हैं, बांध बना करके नहरों में पानी छोड़ा जाता है, तो ये सब उसके लिए वो बांध बनाया जा रहा था। तो नर्मदा नदी को बांधा जा रहा था। तो बांध बनाने पे क्या होता है कि यदि नदी इधर से बह रही है, तो इधर से नदी आ रही है, यहाँ बांध बना दिए तो इधर पानी रुक गया, तो इधर पानी फैल जाता है, और वो कम एरिया में नहीं फैलता है, बहुत सारे गाँव तो डुबा देता है, गाँव को अपने अंदर में ले लेता है। तो सारे गाँव में पानी फैल जाने के कारण वहाँ से लोगों को भागना पड़ता है, विस्थापित होना पड़ता है, वहाँ से हटना पड़ता है, अपना घर द्वार सब छोड़ के हटना पड़ता है। पेड़ सारे सूख जाते हैं पानी लगने के कारण, क्योंकि उतना एरिया में पानी लग जाता है। तो इसके विरोध में जो है नर्मदा नदी को बचाओ यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया लोगों के द्वारा। और किसके नेतृत्व में किया गया, तो मेधा पाटेकर के नेतृत्व में। ये पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। ऑब्जेक्टिव में पक्का आएगा ये क्वेश्चन। या नेतृत्व वाला छात्र आंदोलन का, बिहार के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने किया। इस तरह से आप याद रखिए इसको, अगर आप बार बार पढ़िएगा तो आपको सब याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया गया है। देखिए कितना शॉर्ट में लिखा गया नर्मदा बचाओ को। मेधा पाटेकर के नेतृत्व में बांध निर्माण के कारण विस्थापित लोगों के हक के लिए क्या किया गया, ये आंदोलन किया गया। कौन सा बांध बन रहा था, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखा दिया गया कि सरदार सरोवर बांध बन रहा था। किस नदी पर, तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर नाम का बांध बनाया जा रहा था। इसके कारण यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया किसके नेतृत्व में, तो मेधा पाटेकर के नेतृत्व में। इतना शॉर्ट्स में बात खत्म कर दिया गया। इसको आप फैला करके आराम से लिख सकते हैं कि मेधा पाटेकर के नेतृत्व में सरदार सरोवर बांध के बनाए जाने के विरोध में लोगों ने एकजुट होकर के क्या किया, आंदोलन किया। इसी को नर्मदा बचाओ आंदोलन कहते हैं। अगला आंदोलन है सूचना का अधिकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, और इसका राइट टू इन्फॉर्मेशन का शॉर्ट हो गया RTI, तो इसको RTI भी कहते हैं। RTI लगा करके आप जानकारी लेते हैं विभाग से, RTI लगा करके आप बहुत तरह की जानकारी सरकार से प्राप्त करते हैं। तो सूचना का अधिकार है आपके पास, किसी भी सरकारी योजनाओं के बारे में आप जानकारी, किसी भी सरकार के काम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो राजस्थान के मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा 1990 में यह शुरू हुआ। इसके परिणाम स्वरूप 2005 में इसे सूचना का अधिकार कानून बना दिया गया। ये राजस्थान में 1990 ईस्वी में मजदूर किसान संगठन के द्वारा क्या किया गया था, आंदोलन किया गया था। उसमें जानकारियाँ नहीं दी जा रही थी, तो सरकार ने उसमें 2005 में इसे कानून बना दिया, सूचना का अधिकार नाम से एक कानून बना दिया कि हर आदमी को जानकारी लेने का अधिकार है। कोई भी जानकारी अगर मांग रहा है तो वो देना क्या है, जरूरी है। तो ये राजस्थान में ये सूचना का अधिकार आंदोलन हुआ था 1990 में। पूछेगा कब कानून बना दिया गया, तो 2005 ईस्वी में। अगला है ताड़ी विरोधी आंदोलन। ये अपने मध्य प्रदेश में हुआ था, ये बिहार का नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में महिलाओं ने शराब यानी ताड़ी के बिक्री के खिलाफ यह आंदोलन चलाया, जो बाद में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बना। जो बाद में क्या बना, महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बना। यानी ताड़ी विरोधी आंदोलन, लोग क्या करते हैं, मर्द समाज में जो होते हैं, समाज के मर्द जो होते हैं ताड़ी पी करके और समाज घर में हिंसा करते हैं, पढ़ाई का माहौल खराब करते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, बच्चे का संस्कार बिगड़ता है, वो गाली बकते हैं। मतलब मर्द लोग जो गाली बकता है, तो गाली बकने के कारण जो है बच्चे पे भी उसका बुरा असर होता है, बच्चा भी गाली सीख जाता है, वो भी गाली बकता है।
तो इसका पूरे ओवरऑल पैसा जाता है, धन, पैसा, संपत्ति, बुद्धि सबका नाश होता है। तो इसके खिलाफ महिलाओं ने आंध्र प्रदेश में क्या किया था, तो विरोध किया था, और उसके खिलाफ जो है जो यह ताड़ी विरोधी आंदोलन कहलाया उसी के नाम पर। और इसमें क्या हुआ, महिला सशक्तिकरण को दिखाया गया। तो ये है ताड़ी विरोधी आंदोलन। तो ये इस तरह के छोटे छोटे आंदोलन हुए थे हमारे देश में, जिसके बारे में आपको जानकारी दी गई है आपके किताब के माध्यम से। तो बस आप इस तरह से लिख करके इसको याद रख सकते हैं। आपका क्वेश्चंस पक्का आएगा यहाँ से, किसने नेतृत्व किया था, कहाँ पे हुआ था, इस तरह के क्वेश्चंस पक्का आने वाले हैं। अगला है आपके पास नेपाल और बोलीविया का संघर्ष। अब इस तरह से देश के बाहर भी बहुत सारे संघर्ष हुए। हमारे देश के अगल बगल जो पड़ोसी देश है, नेपाल है, इधर जो है बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है, नीचे श्रीलंका है, इधर पाकिस्तान है, बहुत सारे पड़ोसी देश हैं। आप अगर नक्शा के बारे में जानते होंगे तो आप जानते होंगे। उसी तरह से एक दो संघर्ष के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि अलग अलग देशों में कैसे कैसे संघर्ष हुए। तो नेपाल में इस तरह का संघर्ष हुआ। यहाँ लोकतंत्र की बहाली के लिए सप्तदलीय गठबंधन ने आंदोलन किया और राजतंत्र को समाप्त करके 2006 में क्या कर दिया, लोकतंत्र को स्थापित कर दिया। हम लोगों के पास लोकतंत्र तो 1947 में क्या हो गया, स्थापित हो गया, लोकतंत्र के हिसाब से देश चलने लगा। लेकिन नेपाल में क्या था, राजा ही था, राजा का शासन था। तो नेपाल में लोगों ने क्या किया, राजा के शासन को खत्म करने के लिए क्या किया, आंदोलन किया, और सप्तदलीय गठबंधन के माध्यम से क्या किया, आंदोलन किया। और 2006 में जाकर के वहाँ पर क्या किया, लोकतंत्र की स्थापना की। यानी वहाँ पे आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यानी इस हिसाब से चुने जाएंगे, फिर जाकर के राजा अब नहीं शासन करेगा, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार क्या करेगी, वहाँ पर काम करेगी। तो इस तरह के संघर्ष नेपाल में हुए थे, जो हमारा पड़ोसी देश है। इसी तरह का संघर्ष हुआ था आपको बोलीविया में। बोलीविया का जल युद्ध, वहाँ पे जल युद्ध हुआ था, पानी के लिए युद्ध हो गया था। क्यों, तो इसका कारण ये था कि बोलीविया में पानी सप्लाई, शहरों में पानी सप्लाई करने के लिए नगर निगम का काम होता है कि नगर निगम शहर के सारे लोगों को क्या देगा, पानी देगा। क्योंकि हर जगह चापाकल से पानी आता नहीं है। कहेगा सर पानी नगर निगम काहे देगा, हम चापाकल लगा करके पानी निकाल लेंगे। चापाकल से हर जगह पानी नहीं आता है, तो नगर निगम को पानी सप्लाई करने का जिम्मेदारी दिया जाता है। वहाँ पर भी दिया गया था। तो नगर निगम अच्छे से पानी सप्लाई नहीं करता था, टाइम से नहीं करता था, गंदा पानी आने का समस्या था। तो सरकार इस बात से परेशान होकर के एक निजी कंपनी को दे दी कि तुम पानी साफ करो और टाइम से सारे लोगों को दो। उसके लिए तुम क्या करना, जो चार्ज होगा तुम्हारा मिनिमम चार्ज वो ले लेना। तो वो इस तरह का कानून, उस तरह का नियम बन गया। वो कंपनी जो है सबको पानी देने लगी। लेकिन पानी का जो बिल आता था, चार्ज आता था, वो बहुत ज़्यादा आता था। तो उससे जनता परेशान होकर के आंदोलन शुरू कर दिया। तो वही है ये बोलीविया का जल युद्ध। पानी के निजीकरण के खिलाफ जनता का सफल संघर्ष किया, जिसे फेडेकोर नामक संगठन ने नेतृत्व किया। फेडेकोर नाम के संगठन ने उसका नेतृत्व किया और जनता ने इसके विरुद्ध आंदोलन किया, संघर्ष किया। और वहाँ पर जल जो निजी संपत्ति हो गई थी, मतलब कि निजीकरण हो गया था जल का, उसको क्या कर दिया गया, फिर से सरकारी बना दिया गया और लोगों को सस्ते दामों पर, मतलब कि फ्री में नगर निगम के द्वारा जल प्राप्त होने लगा। क्योंकि निजी कंपनी ज़्यादा चार्ज करने लगी थी, हज़ार रुपये उस टाइम में बिल आने लगे थे पानी के। पानी तो बहुत ही नेसेसरी चीज़ है। आप बिजली नहीं आएगा तो रह जाइएगा, लेकिन पानी के बिना तो नहीं रह पाइएगा। तो इसके कारण जो है इतना ज़्यादा चार्ज आने के कारण ये हुआ था। इस तरह से और हुए थे। बांग्लादेश में हुए थे लोकतंत्र के लिए। बांग्लादेश में पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ 1971 में क्या हुआ था, नया देश बना था बांग्लादेश। सैनिक हमारे भारत ने हस्तक्षेप किया था और नया देश बांग्लादेश बनाया। वहाँ पर अनेक तरह के संघर्ष हुए, तो उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। श्रीलंका में इस तरह का संघर्ष होते रहता है। आपने पढ़ा है कि वहाँ पर सिन्हली जाति के लोग, बौद्ध धर्म के लोग बहुत सारे ज़्यादा हैं और सिन्हली भाषा बोलते हैं। और तमिल भाषा बोलने वाले लोग कुछ कम हैं, वो अल्पसंख्यक हैं। तो वो बहुसंख्यक सिन्हली भाषा वाले तमिल वालों पर अत्याचार करते रहते हैं। तो उसके बीच में क्या होते रहता है, बराबर संघर्ष होते रहता है। तो इस तरह के बारे में आपने सुना होगा। तो ये देश के अगल बगल हमारे पड़ोसी देश में जो संघर्ष हुआ है उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। यानी संघर्ष क्या है, दबाव समूह क्या है, आंदोलन क्या है। तो आंदोलन में हमारे देश के आंदोलन यहाँ पर दिए हुए हैं, बिहार के आंदोलन यहाँ पर दिए हुए हैं, और देश के अलग पड़ोसी देशों में भी जो संघर्ष हुआ है उसको भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये आप समझ गए संघर्ष के बारे में। अब राजनीतिक दल के बारे में समझिए कि राजनीतिक दल क्या होता है। आप सुने हैं कि राजनीतिक दल क्या करते हैं, इलेक्शन में राजनीतिक दल ही भाग लेता है। अगर बिहार में इलेक्शन होगा तो राजनीतिक दल ही, आरजेडी भाग लेगी, जदयू भाग लेगी, एलजेपी, लोजपा जो चिराग पासवान की पार्टी है। इसके बाद अन्य बहुत सारे पार्टियां हैं, इसी को राजनीतिक दल कहते हैं। यही लोग क्या करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये राजनीतिक दल के बारे में हम जानेंगे यहाँ कि राजनीतिक दल क्या होता है। तो लोकतंत्र के प्राण होते हैं। लोकतंत्र के प्राण यानी आपने लोकतंत्र का स्थापना कर दिया, संविधान बना दिया, संविधान में बोल दिया कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार ही क्या करेगी, काम करेगी। और जनता के द्वारा चुनी हुई जनता चुनेगी,
तो चुनेगी किसको? जब कोई खड़ा होगा तभी ना, कोई राजनीतिक दल आपस में मिल करके लड़ेंगे चुनाव, तभी जा करके चुनाव होगा, तभी जा करके सरकार बनेगी। कोई खड़ा ही ना हो, चुनाव ही मतलब कि वहाँ पर पार्टी खड़ा ही ना करे या खुद लोग खड़ा ही ना हो, तो कहाँ से चुनाव होगा? तो इसीलिए पार्टी को क्या कहा गया है, राजनीतिक दल को क्या कहा गया है, लोकतंत्र के प्राण कहे गए हैं। इसके कार्य क्या क्या हैं? तो इसके कार्य हैं चुनाव लड़ना, पार्टियां चुनाव लड़ती है। जैसे अभी देश में चुनाव हुआ था, बीजेपी और कांग्रेस जो दो मेन राष्ट्रीय पार्टी थी, आपस में दोनों का दोनों क्या कर रही थी, गठबंधन करके और लड़ रही थी ये पार्टियां दोनों आपस में। इसके बाद नीतियां बनाना, सरकार जो चुनाव लड़ेगी और जो जीत गई वो पार्टी क्या करेगी, सरकार बनाएगी और नीतियां बनाएगी। जनमत का निर्माण करना, जनमत का निर्माण करना मतलब जनता का मत का निर्माण करना, जनता के मत यानी वोट। वोट जिसको चाहिए सबसे ज़्यादा, सारे राजनीतिक पार्टी को क्या चाहिए, वोट चाहिए। तो वो क्या करते हैं, जनमत का निर्माण करते रहते हैं, वोट का निर्माण करते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमको क्या दे, वोट दे, लोगों को बताते रहते हैं। और सरकार बनाना, अगर वोट मिलेगा ज़्यादा तो सरकार बनेगी। और कुछ कार्य यहाँ पे नीचे में लिखे गए हैं, कुछ और कार्य हमें ध्यान में आया। सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता का काम करना। पार्टियां क्या करती है, राजनीतिक पार्टी, कोई पार्टी सरकार बनाई हुई है, सरकार में है, और कोई अपोजिशन की पार्टी है, जैसे कांग्रेस अपोजिशन में है, विरोधी में है, विपक्ष में है। तो राहुल गांधी, बहुत सारे लोग जो जिसको कोई समस्या होता है तो अलग अलग राजनीतिक पार्टी के पास जाकर के क्या करते हैं, अपने विधायक के पास या अलग जिस भी पार्टी के विधायक हैं वहाँ पर जाकर के अपनी समस्याओं को बताते हैं। वो विधायक जो है जिस पार्टी का भी हो, सरकार को जाकर के बताता है। तो बीच में तो राजनीतिक दल ही हुआ, सरकार और जनता के बीच क्या कर रही है, मध्यस्थता कर रही है, बीच का काम कर रही है। अगला, राजनीतिक प्रशिक्षण भी दिलाती है पार्टी, राजनीतिक दल। आपको जैसे मान लीजिए कि हमको चुनाव लड़ना है तो राजनीतिक दल क्या देगी, हमें टिकट देगी, प्रशिक्षण देगी कि आप ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे बोलिए, इस विचार को रखिए, तो जा करके आपको जीत मिलेगी। तो इस तरह से हमें प्रशिक्षण दिया जाता है। दलीय कार्य भी करती है राजनीतिक दल। दलीय कार्य जैसे सदस्य जोड़ना, कोई भी दल बना राजनीतिक दल तो उसमें सदस्य को जोड़ना, चंदा इकट्ठा करना, ये सब कार्य हैं राजनीतिक दल के। तभी जा करके पार्टी क्या करेगी, आगे चुनाव फिर लड़वाएगी, कैंडिडेट को पैसा मिलेगा तभी तो होगा। आगे गैर राजनीतिक कार्य भी करती है, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, इन सब में सहायता करने का काम करती है। गैर राजनीतिक कार्य यानी ये सब जो आपदाएं हैं वो सब गैर राजनीतिक, उसमें कोई राजनीति नहीं होती है, उसमें मानवीय कार्य होते हैं, मानव को सहायता प्रदान किया जाता है। तो ये राजनीतिक दल हैं। अब राजनीतिक दल होते कितने तरह के हैं, जैसे जदयू है और बीजेपी है। अंतर क्या है, जदयू एक राष्ट्रीय पार्टी है और बीजेपी क्या है, अरे क्षेत्रीय पार्टी है, और बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है। बीजेपी राष्ट्र लेवल पर क्या करती है, चुनाव लड़ती है। महाराष्ट्र में भी होगा तो वहाँ पर भी चुनाव लड़ेगी बीजेपी, केरल में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा, तमिलनाडु में होगा, जहाँ होगा बीजेपी जाकर के वहाँ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पूरे राष्ट्रीय पार्टी है। और जदयू एक क्षेत्रीय पार्टी है, बहुत से बहुत बिहार, झारखंड, इधर उधर ही एक दो पार्टी एक दो क्षेत्र में लड़ेगी अगल बगल में। तो ये एक क्षेत्र को लेकर के क्या है, एक पार्टी है। तो वही दिया गया है कि दल क्या होते हैं, राष्ट्रीय दल कितने तरह के होते हैं राजनीतिक दल। तो क्षेत्रीय होते हैं, क्षेत्रीय दल, और राष्ट्रीय दल, दो तरह के ये दल होते हैं। जैसे बिहार में राजद और जदयू क्षेत्रीय दल हैं, जबकि भाजपा और कांग्रेस क्या हैं, राष्ट्रीय दल हैं, जो पूरे राष्ट्र के लेवल पे, पूरे देश के लेवल पे चुनाव का संचालन करती है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, राष्ट्रीय दल। और जो क्षेत्र के लेवल पे करती है, जैसे जदयू, आरजेडी, ये सब क्या है, क्षेत्रीय दल हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष में काम करती है, क्षेत्रीय समस्याओं को बताती है, उसे क्या कहते हैं, क्षेत्रीय दल। तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने राष्ट्रीय दल हैं अभी के टाइम में, क्षेत्रीय दल नहीं राष्ट्रीय दल पूछा जाएगा अगर आपसे, तो बोलिएगा 6 अभी राष्ट्रीय दल हैं। अभी कितने टोटल राष्ट्रीय दल हैं, तो 6 राष्ट्रीय दल हैं अभी वर्तमान में। तो आपने समझा कि राष्ट्रीय दल कितने तरह के होते हैं, राजनीतिक दल तो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, तो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय। अगला है कि राजनीतिक दलों के लिए प्रमुख चुनौतियां। अब ये राजनीतिक दल हैं, इनके पास बहुत सारे प्रमुख चुनौतियां हैं, अलग अलग तरह के चुनौती इनके पास हैं। अंदर में भी चुनौती है, कौन कौन सी चुनौती हैं उसे अंदर यहाँ पर दिया गया, आपसे पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर लॉन्ग में पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राजनीतिक दलों के कार्य क्या क्या हैं उसे बताइए, या राजनीतिक दलों के लिए प्रमुख चुनौतियाँ क्या क्या है, कौन कौन सी चुनौती है, अंदर में कौन कौन सी चुनौती है राजनीतिक दल के पास, या राजनीतिक दल को प्रभावी बनाने के क्या क्या उपाय हैं। तो ये लॉन्ग में आपसे पूछा जा सकता है। तो इन पॉइंट को फैला करके लिख दीजिएगा कि राजनीतिक दलों में चुनौती में पहला पॉइंट है कि आंतरिक लोकतंत्र की कमी। आप बोलिएगा इसको कि राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी होती है, इस तरह से आप बता सकते हैं इसको फैला के। तो आंतरिक लोकतंत्र की कमी का मतलब क्या है कि अंदर में भी क्या होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। अंदर में भी जो सीनियर नेता है, जो बहुत दिन से चुनाव लड़ते आ रहा है, सीनियर है, बहुत अच्छा नेता है, तो उसको ऊपर का पद मिलना चाहिए। लेकिन बहुत सारी पार्टी में ये नहीं होता है। आप कितनों पुराने नेता हैं, कितनों वरिष्ठ हैं, कितनों समझदार हैं, आप कितनों जानकारी है आपके पास, आप वहीं रहेंगे,
आप ऊपर वाले पोस्ट पर नहीं जाएंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे कांग्रेस है तो उसमें सोनिया गांधी या राहुल गांधी वही टॉप पे क्या रहते हैं, बने रहते हैं। नीचे बहुत सारे कांग्रेस में बहुत सारे अनुभवी नेता हैं जो बहुत सारी बातों को जानते हैं, जानकार हैं, चुनाव लड़ते आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ऊपर का पोजीशन जल्दी नहीं मिल पाता है। तो ये क्या है, लोकतंत्र की कमी है। वहाँ पर चुनाव नहीं होता है, बस एक आदमी ही क्या रहेगा, ऊपर में रहेगा। नीचे वाले आदमी सब दरी बिछाइए, कुर्सी लगाइए, चुनाव लड़िए, अपना संघर्ष करते रहिए पार्टी के लिए। अगर पार्टी जीतती है तो प्रधानमंत्री एक ही आदमी बनेगा। अगला है नेतृत्व का संकट। नेतृत्व का संकट मतलब पार्टी में कभी कभी नेतृत्व का संकट हो जाता है। मान लीजिए कोई मेन आदमी के नाम पर पार्टी बना, एक आदमी के नाम पे पार्टी बना, और वो आदमी नहीं रहा या बूढ़ा हो गया। जैसे नीतीश कुमार, अभी जदयू पार्टी है, अभी नेतृत्व का संकट। वो देख रहे हैं कि नीतीश के बाद कौन, इस तरह की चर्चाएं मीडिया में चलती है कि नीतीश कुमार के बाद कौन आएगा जदयू को संभालने के लिए। तो अलग अलग तरह की चर्चा बनती रहती है, क्योंकि जदयू को नीतीश कुमार ने क्या किया, बनाया है, उस पार्टी को बड़ा किया है। तो उसके बाद कौन आएगा नेतृत्व करने के लिए, इस बात की भी क्या होती है, चुनौती रहती है कि नेतृत्व का संकट रहता है कि कौन आगे जा करके इस पार्टी का नेतृत्व करेगा। अगला है वंशवाद। वंशवाद का हमने एग्जाम्पल दिया आपको कांग्रेस से। बिहार में भी हमारे बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी में इस तरह का वंशवाद का क्या है, आरोप लगते हैं बहुत सारे पार्टियों में। इसके बाद जो है काले धन एवं अपराधियों का प्रभाव। अपराधी लोग क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, काला धन। और अपराधी लोग जो है ज़्यादा पैसा होता है, पैसा के दम पे क्या कर जाते हैं, पैसा दे करके टिकट खरीद लिए। टिकट बेचने का आप देखते हुए आरोप लगता है, टिकट खरीद के जितना चुनाव लड़ना। या अपराधी लोग हैं तो अपराधी के पास अपना कुछ पहचान होता है, कुछ लोग डर से भी वोट दे देता है, तो इस तरह से वो अपराधी लोग जीत जाते हैं। तो इसके कारण जो है अपराधियों का प्रभाव राजनीति में होता है। तो ये भी क्या है, एक लोकतंत्र के लिए यानी राजनीतिक दल के लिए चुनौती है। ये सब खराब काम है, क्योंकि आप अपराधी को बढ़ावा दे रहे हैं, वंशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ये सब चीज़ क्या है, खराब है। इसके बाद सिद्धांतहीनता की स्थिति। अगला है कि सिद्धांतहीनता की स्थिति होती है राजनीतिक दलों में। आज मान लीजिए नीतीश कुमार पे सिद्धांतहीनता, मतलब एक एग्जाम्पल नीतीश कुमार से देख लीजिए। नीतीश कुमार को पलटू राम बोला जाता है, क्यों? आज कल जिसको गाली दे रहे थे, आज उन्हीं के साथ जाकर के क्या कर लेते हैं, सरकार बना लेते हैं। आज जिसको गाली दे रहे हैं, कल उनके साथ जाकर के सरकार बना लेते हैं। तो मतलब एक सिद्धांत पे नहीं रह रहे हैं। उन्होंने जब एक आदमी को गाली दिया, उसका विरोध किया कि वो सही नहीं है, फिर उसी के साथ जाकर के आप सरकार बना रहे हैं। तो ये क्या है, आपकी सिद्धांतहीनता है। तो पार्टियों में ये क्या है, राजनीतिक दलों में सिद्धांतहीनता वाली स्थिति है। सरकार बनाने के मौके पर किसी के साथ सरकार बना, अवसरवादी गठबंधन, हाँ वही है। अवसरवादी गठबंधन का मतलब क्या, फायदा दिखा, जहाँ कहीं भी फायदा दिखा वहाँ पर जाकर के अवसर मिलने पर क्या कर लिए, गठबंधन कर लिए। भले ही आप उसको गाली दे रहे थे, आपको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन सरकार बनाने के लिए आप बना लिए। अवसर मिलने पर क्या कर लिया, आप बना लिए। तो ये सब चुनौतियां हैं राजनीतिक दल के लिए। आपसे पूछा क्या क्या चुनौतियां हैं, तो आप इसमें 2-3 टॉपिक भी आपको याद रह गया। सिद्धांतहीनता की कमी, लोकतंत्र की कमी, वंशवाद का संकट, नेतृत्व का संकट, इन सब चीज़ों को आप वहाँ पर लिख दीजिएगा कि पार्टियों में जो है, राजनीतिक दलों में वंशवाद की रूपरेखा देखी जाती है। लोग क्या करते हैं, अपने ही वंश के लोगों को, अपने ही बेटे को, उसके बेटे को क्या करते रहते हैं, राजनीतिक दल में सबसे ऊपर का पद देते रहते हैं। इसके बाद लोकतंत्र की कमी होती है, ऊपर के पद पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जा पाता है। इसके बाद अपराधियों का प्रभाव रहता है, राजनीतिक दलों में ज़्यादातर अपराधियों का प्रभाव होता है। सिद्धांतहीनता की स्थिति बनी रहती है। तो ये सब जो है राजनीतिक दलों का एक प्रमुख चुनौती है। इस तरह से आप इंड कर सकते हैं आंसर को। अब राजनीतिक दल को इतना चुनौती है, इसको प्रभावी बनाने के क्या क्या उपाय हैं। प्रभावी बनाने के लिए दल बदल कानून लागू होना चाहिए। पहला एक दल बदल कानून लाया गया। ये जो देखते हैं आप कि मतलब कि अवसर मिलने पर क्या करता है, किसी को मान लीजिए सरकार बनाने के लिए 5 विधायक कम हो रहे हैं, तो 5 विधायक दूसरे पार्टी के विधायक को क्या कहते हैं, आ जाओ हम मंत्री बना देंगे, लालच दे देते हैं। और लालच दे करके 5 लोगों को बुला लिए, अपना सरकार बना लिए। इस तरह का काम बहुत सारा हो रहा था। इसके लिए दल बदल कानून लाया गया कि आप दल नहीं बदल सकते हैं। अगर आप दल बदलिएगा तो आपका वो ख़त्म कर देंगे, आपका सदस्यता रद्द कर देंगे, आपको विधायक या सांसद पद से हटा देंगे। तो दल बदल कानून, यही कानून लाया गया था। तो वही कह रहा है, ये लागू नहीं होता है अच्छे से, तो प्रभावी बनाने के लिए इसको लागू करना चाहिए अच्छे से। न्यायपालिका के आदेश का पालन होना चाहिए। न्यायपालिका जो राजनीतिक दलों पर टिप्पणी करती है, कहती है कि राजनीति में क्या होना चाहिए, अपराधियों को ज़्यादातर संरक्षण नहीं देना चाहिए, अपराधियों को टिकट नहीं देना चाहिए पार्टी के अंदर में, अपराधी को नहीं बढ़ावा देना चाहिए। इसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे टिप्पणियाँ करती है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के आदेश को क्या करना चाहिए, राजनीतिक दलों को मानना चाहिए। जैसे न्यायपालिका ने आदेश दिया कि आप जितने भी आपकी संपत्ति हैं, चुनाव लड़ने से पहले आप क्या करिए, उसका ब्यौरा दीजिए। तो जो भी न्यायपालिका आदेश देती है उसका पालन करना चाहिए। इसके बाद राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। बस इसी का उल्टा लिख देना है।
अगर ये सब प्रमुख चुनौती हैं, ये सब खराबी है, तो इस खराबी को दूर कर देंगे तो प्रभावशाली हो जाएगा राजनीतिक दल। खराबी को हटा दें तो प्रभावशाली हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा वो। तो जो जो खराबियां हैं उसका उल्टा लिख दीजिए, जो राजनीतिक दलों में वंशवाद नहीं होना चाहिए, नेतृत्व क्या कहते हैं सिद्धांतहीनता की स्थिति नहीं होनी चाहिए, अवसरवादी गठबंधन नहीं होना चाहिए। ये सब अगर पूछे कि प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, तो ये सब उपाय बता दीजिएगा। अवसरवादी गठबंधन नहीं करना चाहिए, वंशवाद नहीं करना चाहिए, अपराधियों को शरण नहीं देना चाहिए, टिकट नहीं देना चाहिए, सिद्धांतहीनता की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये सब कह देंगे नहीं होनी चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका राजनीतिक दल प्रभावी हो जाएगा। तो इस तरह से यही था मेन सार कि आप लोगों को क्या समझना था समरी में, कि जनसंघर्ष क्या है, विभिन्न आंदोलनों के बारे में, और संघर्ष के बाद जो है आपको राजनीतिक दल के बारे में इतना सब पढ़ना था। चैप्टर कंप्लीट है। इससे ज़्यादा नोट्स आपका होगा अगर तो वो रिवीजन लाइक नहीं होगा, वो नोट्स नहीं होगा, एक दूसरा आप किताब बना करके तैयार कर ले रहे हैं अपने लिए, जो कि फायदेमंद नहीं है आपके लिए। ना आपको याद होगा, ना ही आपसे रिवीजन होगा, वो बड़ा नोट्स क्या हो जाएगा, फिर एक नया किताब आप तैयार कर रहे हैं। जो किताब में लिखा ही है उसको फिर से आप दूसरे जगह पे छाप रहे हैं, मेहनत बर्बाद, पैसा बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। आप इफेक्टिव नोट्स बनाइए, इफेक्टिव तैयारी करिए, इस तरह से समराइज करके नोट्स को बनाइए जिसको याद रखना, रिवाइज करना आसान है। और इस तरह से आप पढ़ करके देखिए। आप जो अभी महसूस कर रहे हैं कि हमारा तैयारी नहीं हुआ, तैयारी क्यों महसूस हो रहा है कि हमको कुछ नहीं आता है, क्योंकि आपके पास वो बड़े बड़े नोट्स हैं जिसको आपने पढ़ा नहीं, रिवाइज नहीं किया, आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे खुद से, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हमको कुछ याद है, आपको लगेगा हमको कुछ नहीं याद है। तो आपके पास कमी ये है कि आपके पास इस तरह के नोट्स नहीं है। और अभी का एग्जाम का समय है, तो आप क्या कर रहे हैं, किसी यूट्यूब चैनल पे कहीं पर भी 5 घंटे का 7 घंटे का मैराथन लग जा रहा है, 200-400-500 क्वेश्चन व्यू बढ़ाने के लिए सब करता है कि मैराथन लेकर के आ गए, 500 क्वेश्चन छाप लिए और मैराथन लेकर के आ गए और एक एक टिक कर रहे हैं, टिक टिक कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, आप क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, आपके दिमाग में आपको याद नहीं हो रहा है। उसमें क्या होता है, याद नहीं होता है और समय भी बर्बाद हो जाता है, रूटीन खराब हो जाता है। तो अभी ये काम करना है आप लोगों को कि बहुत ही अपने आप को संयमित रख के, जहाँ तहाँ यूट्यूब पे कुछ देख लिए उसको देखने लगे, उसको नहीं करना है। आपको बहुत छोटे छोटे में, जैसे हमने आपको एक चैप्टर जो है आपका 30 से 35 मिनट 40 मिनट में आपका एक चैप्टर खत्म कर दे रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो इस तरह का वीडियो आपको 35 से 40 मिनट देना है, नोट्स बना करके उसको बार बार रिवाइज करना है। दिन भर यूट्यूब पर देखते नहीं रहना है, इधर से इधर, तो आपका पढ़ाई नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगा। तो इस तरह के नोट्स के द्वारा आप जो है, अभी 1 महीना समय है और प्ले लिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। हमने इस तरह से बहुत सारे चैप्टर्स को, साइंस खत्म कर दिया है हमने, एसएस खत्म करने जा रहे हैं, सोशल साइंस आपका, मैथमेटिक्स खत्म हुआ पड़ा है, बहुत सारे चैप्टर्स हो गए हैं अभी और आएंगे आपके पास। तो इस तरह से आप क्या करिए, अपने पढ़ाई को अंजाम दीजिए। तो अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं इन सब चीज़ों को, और इस तरह से आप इफेक्टिव तैयारी करिए, इफेक्टिव तरीके से पढ़िए और आप जो है रिवाइज करते रहिए। आपका एग्जाम जो है बहुत ही अच्छे से जाएगा, इस बात का हम उम्मीद करते हैं। इस तरह से पढ़ेंगे तो पक्का जाएगा, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए, आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।